हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो अपने इस चैनल पर हमने उत्तराखंड पीवाई की सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी एक वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। इसमें हम पर डे 25 क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और साथ ही उन 25 क्वेश्चंस का हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने अदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमारे यहीं पे कवर हो जाएं। तो आप लोग इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम, चाहे पुलिस हो, पटवारी, लेखपाल, वीडियो सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो इसकी एक वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो जो भारत रत्न पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है भारत के द्वारा, और इसकी शुरुआत भारत रत्न पुरस्कार की ये हुई 1954। तो अगर कभी पूछा जाता है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई, 1954 में हुई, और ये विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, खेल इत्यादि क्षेत्रों में ये दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, या फर्मवेयर है, या इंडस्ट्रीवेयर है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भंडारण का उपकरण है। तो हमें ऑप्शंस दिए हैं, और इसमें जो है स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है? हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ल्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जब हमें कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है, मतलब जो ब्लैंक एक नया फोल्डर बनाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल+N। तो कंट्रोल+N है इसका आंसर। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो हमें बताना है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसमें से कौन कौन सा नहीं है, क्योंकि इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से तीन ऑप्शन तो ऐसे हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो क्विक हील है, मैकअफी है, और कैस्पर्सकी है, ये तो तीनों एंटीवायरस हैं। हमें यहाँ से ये याद रख लेना, अगर कभी भी पूछा जाता है कि जैसे इस बार क्वेश्चन है कि एंटीवायरस नहीं है, तो हो सकता है इनमें से हमें एक नाम दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो हमें तीनों नाम याद रख लेने हैं, क्विक हील, मैकफी और कैस्पर्सकी। तो ये तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो ये किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंटरनेट सर्च इंजन है। तो अब हमें ऑप्शन दे दिए गए हैं इसमें, जैसे गूगल दे रखा है, प्लॉटर दे रखा है, प्रोटोकॉल दे रखा है, और इंटरनेट दे रखा है। तो इसमें से सर्च इंजन कौन है करके पूछा गया है। तो इनमें से जो सर्च इंजन है वो क्या है? गूगल है। गूगल एक सर्च इंजन है। तो यहाँ तो हमें ये पता चल गया कि जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है, लेकिन हमें जो जो इम्पोर्टेंट सर्च इंजन है एक बार हम उन्हें देख लेते हैं, ताकि अगर इनमें से किसी का भी नाम आ जाए तो हम उसे इजीली कर सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं, गूगल तो हम लोग को पता होता है कि वो एक सर्च इंजन है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे नाम दे दिए जाते हैं जो हमें पता नहीं होते, तो हमें वो भी देख लेने हैं कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो सर्च इंजन है उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने टॉप 10 सर्च इंजन लिखे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला गूगल, जो हम अभी कवर कर चुके हैं, और सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट विंग। तो माइक्रोसॉफ्ट विंग जो है ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंग भी एक सर्च इंजन है। एंड जो थर्ड है वो क्या है? याहू। याहू भी एक सर्च इंजन है। तो हम यहाँ पे सारे सर्च इंजन कवर कर रहे हैं। याहू हो गया, और क्या है? वेदू है, और येंडेक्स भी एक सर्च इंजन है, और डक डक गो भी एक सर्च इंजन है, ask.com ये भी एक सर्च इंजन है, और इकोशिया इकोशिया भी एक सर्च इंजन है। और साथ ही में
एक बार हम इन्हें साथ में कवर कर लेते हैं। तो सर्च इंजन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टॉप 10 लिखे हैं, जिसमें पहला है गूगल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंग, तीसरा है याहू, चौथा है बेदू, और पांचवा है येंडेक्स, और छठा है डक डक गो, और सातवां है ask.com, और आठवां है इकोशिया, और नाइन्थ है all.com, और 10th है इंटरनेट आर्काइव। तो ये हमारे सर्च इंजन से हैं, जिसमें जो 10 सर्च इंजन है जो कि टॉप मोस्ट सर्च इंजन हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप इन्हें एक बार देख सकते हो, या आप एक दो बार इन्हें देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम्पल हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सारे एक साथ यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि हमें पढ़ने में इजी हो। क्योंकि अगर हम एक एक करके इन्हें ढूंढते हैं तो फिर वो डिफिकल्टी होती है, इसलिए एक साथ ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। अब यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये भी काफी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, मीन्स कि जो तीसरा दिन है किसी भी महीने का, मान लो जो तीसरा दिन है वो क्या है, सोमवार है, तब निम्न में से कौन सा इस माह की 21 तारीख को पांचवा दिन होगा। तो 21 तारीख से पांचवा दिन मीन्स की 26 तारीख को कौन सा डे होगा, यही पूछा जा रहा है हमें, क्योंकि 21 में हम 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 26 होगा। अगर थर्ड डे सैटरडे है तो जो फर्स्ट डे होगा, सॉरी, अगर थर्ड डे को मंडे है तो जो फर्स्ट 1 तारीख को होगा वो क्या हो जाएगा, 1 तारीख को हो जाएगा हमारा मंडे। अगर एक को मंडे हो रहा, सॉरी सॉरी, मैं गलत लिख दिया है, तो एक को हो जाएगा सैटरडे, क्योंकि जो 3 तारीख को है वो 3 तारीख को क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया गया है। जो तीसरे तारीख को तीसरा दिन बताया है वो सोमवार है। अगर तीसरे दिन सोमवार है तो फर्स्ट डे कौन सा हो गया, सैटरडे, मीन्स कि 1 तारीख को सैटरडे है, तो फिर सैटरडे कब होगा, 7 दिन बाद, 8 तारीख को फिर सैटरडे होगा। और फिर 8 के बाद सैटरडे कब होगा, 8 के बाद सैटरडे होगा हमारा फिर 15 को सैटरडे होगा। और फिर 15 के बाद हमारा कब सैटरडे होगा, फिर 22 को सैटरडे होगा। इससे हमें इजीली होगी, क्योंकि अब हम फर्स्ट डे का निकाल के बाकी सारे कर सकते हैं। तो 22 को अगर सैटरडे हो रहा है तो हमें निकालना कब का है, 26 का। अगर 22 को सैटरडे है तो 23 को संडे, 24 को मंडे, 24 को मंडे, 25 को ट्यूसडे, और 26 को वेनेसडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेनेसडे। काफी इजी है ये, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो रीजनिंग का ही है। हमें यहाँ पे एक ड्रॉ दिया गया है, इसमें हमें जो एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें इस नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है कि इतना टफ नहीं है, इसमें सब में प्लस, देखो 2 की डिवाइस में हो रखा है। तो ये क्या है, इसमें +8, 1 में +8 करेंगे 9 हो गया। यहाँ पे फिर अगेन 9 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 17 हो गया है। 8 प्लस कर देना है तो अब यहाँ पे 8 टू जा कितना होता है, 16, क्योंकि 2 के पेयर में है। अब हम यहाँ पे 17 में अगर हम 16 प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है, 17 में 16 प्लस करके आ जाता है 33, क्योंकि 2 का पेयर है। फिर हम यहाँ पे कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे भी हम 16 ही प्लस करेंगे, तो इसमें हम 16 प्लस करेंगे तो ये हो गया 49। और फिर 49 में हम कितना करेंगे, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा कितना होता है, 24। तो यहाँ पे हम 24 प्लस करेंगे। अगर हम 49 में 24 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 73। और फिर हम 73 में भी अगर 24 प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 97। तो इस तरीके से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके के ट्रिक्स उन्हें कर सकते हैं। और बाकी जो ये अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि इन्हें हम ऑप्शन के साथ ही करना चाहिए, जैसे ए फिर बी छोड़ का सी एंड डी फिर ई। तो हम ए है, यहाँ बी नहीं लिया है, सी लिया है, यहाँ डी नहीं लिया है, ई लिया है, तो हम एफ छोड़ देंगे, जी। तो अब हमें सिर्फ 2 ऑप्शन के साथ ही जाना है, जी एक इसमें है, किसमें है, तो हमें एस वाले ऑप्शन छोड़ देने हैं। तो फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरह से लिया है। तो यहाँ जेड लिया है तो हम इसे यहाँ से देखेंगे तो वी लिया है, फिर डब्ल्यू छोड़ रखा है, एक्स लिया है, वाई छोड़ा है, जेड लिया है। तो उससे पहले का हम देख लेते हैं। यहाँ वी लिया है, वी से पहले क्या आएगा, अगर हम एक एक छोड़ना है तो हम हमें क्या लेना है, यहाँ पे हम लेंगे टी, क्योंकि उन एक एक छोड़ के ले रखा है। वी के बाद यहाँ पे डब्ल्यू ने लेके एक्स ले रखा है, हर एक में एक एक के गैप के बाद दे रखा है, तो हमें इस चीज को यहाँ पे
ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे लेंगे टी। तो एक ही सिर्फ दो अल्फाबेट्स को सॉल्व करने से हमारा पूरा क्वेश्चन बन जा रहा है, तो इसलिए हमें अपना टाइम सेव करना है, तो इसी से ये हो जाएगा। अब है एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायरेक्शन से हमेशा पूछे जाते हैं, तो हमें इसके लिए याद रखना है मेनली डायरेक्शन, वो जो सबको ही पता होती है कि ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, ये हमें याद रख लेने हैं कि और इसी के सिर्फ इसी ड्रॉ से हमारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया है आप लोग इसे इजीली समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके इसको बताऊंगी। तो क्वेश्चन है, श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, मीन्स नॉर्थ साइड में जा रहा है श्याम। कितना? वो जा रहा है 7 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 7 जा रहा है। और किस डायरेक्शन में गया है वो हमने देख लिया है, नॉर्थ साइड में। फिर वो दाएं मुड़ता है। अगर बात आती है राइट साइड मुड़ने की, तो मतलब कि राइट साइड का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो घड़ी कभी यहाँ से 12 से फिर 11 में तो जाएगी नहीं, तो क्लॉकवाइज मीन्स कि वो अगर दाएं की बात हो रही तो क्लॉकवाइज तो यहाँ को आएगा। कितना जा रहा है वो? 3 किलोमीटर वो चलता है। तो यहाँ को आ गया वो कितना? ऊपर को गया था वो 7, और यहाँ पे आ गया वो 3। तो ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप क्वेश्चन के साथ उसको देख के कर लेना, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, वो पुनः अपने दाएं हाथ की तरफ ही मुड़ता है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर चलने के बाद भी वो क्लॉक वाइज ही जाएगा। यहाँ से अगर सुई 1 या 2 में गई है तो वो वापस फिर 1 में नहीं जाएगी, नीचे को ही आएगी। तो क्लॉक वाइज मीन्स मैं आपको यही समझा रही हूँ। तो जब वो पुनः अपने दाएं हाथ मुड़ता है तो वो 7 किलोमीटर ही चलता है। जितना वो यहाँ से स्टार्टिंग में गया था उतना ही वो मतलब डायरेक्शन उसमें चेंज हो गया है, लेकिन उतना ही वो नीचे भी आ गए हैं, 7 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है, अब शाम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब इस तरह के ड्रॉ से हम इसको इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितना गया है वो? 3 किलोमीटर गया है। तो अब इक्वली तो होगी ना डिस्टेंस, इसके बीच में भी कितनी डिस्टेंस होगी? 3। तो कितने अपने मेन जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था वहां से कितनी डिस्टेंस पर है वो? 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो है। तो आप इस तरीके से एक दो क्वेश्चन करके इसे समझ सकते हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो मृच्छकटिकम ये एक फेमस रचना है शूद्रक की। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो श्रीमुख था। श्रीमुख था इस वंश का संस्थापक। तो अब हम देखेंगे, अभी तक का हमने जो देखिए जो हम पेपर कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, इसमें अभी तक का हमने रीजनिंग, कंप्यूटर और जो हमारे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो किए। मतलब जो इंडियन जीके जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सब आता है उससे किया। अब हम यहाँ से उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हम यूके ट्रिपल एससी का पेपर देते हैं तो उसमें 40 क्वेश्चंस उत्तराखंड के होते हैं। तो अब हम यहाँ से जो है उत्तराखंड के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। निम्न में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? तो ऐसी, तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी उत्तराखंड की जाति है जो उच्च पर्वतों में नहीं रहते, तो वो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खुनका। खुनका जो उपजाति है ये ऊंचे पर्वतों में नहीं रहती है। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस जनपद में है? ये सभी को पता होगा, ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। अगर पूछ दिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई, तो गोविंद वन्यजीव जो अभयारण्य था इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ये हमें याद रख लेना है। और ये कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हमें यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं, साथ ही में स्टेट दिया गया है कि वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट दिया गया है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़ में ही है। तुंगन या तुंजुन दर्रा ये चमोली में ही है। और ट्रेल पास दर्रा जो है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है। और जो बाड़ा होती है ये उत्तरकाशी में नहीं है, ये हमें याद रख लेना है। बाड़ा होती दर्रा है चमोली में। तो बाड़ा होती दर्रा किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है चमोली में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो इसमें हम इसका आंसर देखने से पहले इसको क्लियरली समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है लघु हिमालय और महान हिमालय। तो सबसे ऊपर क्या होता है? ट्रांस हिमालय होता है। देन महान हिमालय होता है जिसको हम वृहद हिमालय भी कहते हैं। देन लघु हिमालय होता है और देन शिवालिक हिमालय होता है। तो हमें ये याद रख लेना है कि सबसे ऊपर हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है, मैं टी लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना। ट्रांस हिमालय, देन हो गया वृहद हिमालय, वी लिख देते हैं वृहद हिमालय। देन लघु हो गया लघु हिमालय, और देन हमारा आ गया शिवालिक हिमालय, ठीक है।
तो अब हमें इन सबके समझ लेना है कि कौन मतलब ये जो एक दूसरे से अलग होते हैं वो किसके कौन सी लाइन के द्वारा होते हैं। तो ठीक है, जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय है ये एक दूसरे से अलग होते हैं इंडो सांगो भ्रंश। तो इसको आप लोग लिख लेना, जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय है ये अलग होते हैं एक दूसरे से इंडो सांगो भ्रंश के द्वारा। अब हम जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय है वो किसके द्वारा अलग होते हैं। और इसमें से हर पेपर में चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का हो यूके पीएससी का हो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक दूसरे से अलग होते हैं एम सी टी। अब एमसीटी का क्या मतलब है? एमसीटी का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्योंकि अगर हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में ये इतने नामों के साथ एग्जाम में पूछा जा रहा है ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें जो एक पेपर मिलता है वो बाइलिंगुअल मिलता है, तो हमें इंग्लिश वाले उसको देख लेने हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो गया मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और इंग्लिश में आप इसको शॉर्ट में याद करने के लिए भी इजी है और पेपर में समझने के लिए भी इजी है। तो जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय है ये अलग होते हैं एक दूसरे से एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब बात आती है कि जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है ये एक दूसरे से किस लाइन के थ्रू अलग होते हैं। तो ये होते हैं एम बी टी। ये किससे होते हैं? एमबीटी। अब ये एमबीटी की फुल फॉर्म क्या है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इन दोनों में काफी कंफ्यूज होता है बृहद हिमालय और जो लघु हिमालय है एमसीटी, और जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है वो है एमबीटी। तो इसे तो क्लियरली अपने उसमें नोट कर लेना, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और इन 3-4 क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसमें से हर पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम देख लेते हैं निम्नलिखित जनपदों में से कोटा दून किसमें है। तो कोटा दून कहाँ है? कोटा दून है नैनीताल। और साथ ही में हम कुछ और दून की बात कर लेते हैं। कोठारी और चौखंबा दून है पौड़ी में। और जो कोटा दून है वो है कहाँ? नैनीताल में। ठीक है, तो कोटा दून कहाँ पड़ता है? कोटा दून पड़ता है नैनीताल में। ये आप लोग इसको याद रख लेना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में आता है। तो ये आता है उधम सिंह नगर का, और इसको 1842 में इसको जोधा की तराई जिला भी घोषित किया गया था उधम सिंह नगर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो उत्तराखंड का जन घनत्व है वो कितना है। तो उत्तराखंड का जो जन घनत्व है वो है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्योंकि अभी तक तो नई जनसंख्या के आंकड़े, जनगणना के जो आंकड़े हैं वो आ जाने चाहिए था, बट क्योंकि कोविड की वजह से जो था वो जनगणना लेट हो गई थी। अभी तो काफी काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि 10-10 साल में होती है तो 11 से 21 में होनी थी, बट वो हुई नहीं है। तो अभी हमारे लिए जो है 2011 के ही आंकड़ों को हमें देखना है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व है उत्तराखंड का वो कितना है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में है? काफी फेमस है, लाखा मंडल है देहरादून में। निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों को अपनी सीमा साझा करता है? और वो सर्वाधिक जिले कितने हैं वो मैं पहले ही बता दिया है, वो है 7 जिले। तो जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तराखंड के 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अब हम देख लेते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से होते हैं। इसमें जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है देहरादून के साथ करता है, और साथ ही में ये अपनी सीमा साझा करता है किसके साथ? हरिद्वार के साथ साझा करता है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए। प्लस ये करता है टिहरी गढ़वाल के साथ करता है, और किसके साथ करता है? और साथ ही ये करता है रुद्रप्रयाग के साथ करता है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? अभी 4 हो रखे हैं। और किसके साथ करता है? और चमोली के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है पौड़ी। चमोली हो गया। और किसके साथ करता है? कितने हो गए? 3 2 5 हो गए। और प्लस ये करता है अल्मोड़ा के साथ। अल्मोड़ा के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, और साथ ही में ये अपनी सीमा साझा करते हैं किसके साथ? नैनीताल के साथ। तो ये हो गए 7 डिस्ट्रिक्ट जिनके साथ जो पौड़ी जनपद है अपनी सीमा साझा करता है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा एंड नैनीताल। तो ये जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो सर्वाधिक 7 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, और वो 7 जिले ये हैं जो हमने यहाँ पे देखे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो श्रीनगर अजयपाल मतलब कि श्रीनगर को राजधानी अजयपाल ने बनाया था, और चाँदपुर गढ़ी को बनाया था भानु प्रताप ने, क्योंकि जो भानु प्रताप था चाँदपुर गढ़ी
का ही था। और इसी के समय में जब कनकपाल यहाँ आया तो तब उसने परमार वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो और अल्मोड़ा जो था ये कनकपाल नहीं था, क्योंकि कनकपाल तो चांदपुर गढ़ी में ही आया था और इसने चांदपुर गढ़ी को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो जो अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था ये बनाया था चंद्र शासक कल्याण चंद, इसको इसी को बोलते हैं बालो कल्याण चंद। ठीक है। और टिहरी को राजधानी बनाया था सुदर्शन शाह ने। तो ये हमें देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? तो क्वेश्चन कितनी बार ही पूछा जा चुका है कि किसको भेजा था। तो राम सिंह को भेजा था। सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में राम सिंह को भेजा था। तो यहीं से एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि सुलेमान सिकोह को किसने अपने दरबार में शरण दी थी? तो वो कौन था? वो था भरमार शासक पृथ्वीपति शाह। क्योंकि ये जो था सुलेमान सिकोह, ये चंद शासक बाज बहादुर चंद के दरबार में भी गया था, पर उसने इसको चालाकी से कहाँ भेज दिया था? गढ़वाल भेज दिया था सुलेमान सिकोह को, और इसको गढ़वाल में शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए जाना जाता है? तो वो ये है विकेट बंदोबस्त, जो कि काफी फेमस है, जो 1863-65 के बीच का माना जाता है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम क्या है वो है बाड़ाहाट, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कब बना? ये बना 1960 में। निम्न में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? तो ये आप सभी को पता है, जो मायापुरी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है। निम्न परमार शासकों में से किसके पास महान सेनापति माधो सिंह भंडारी था? तो किस परमार शासक का सेनापति जो माधो सिंह भंडारी था वो किसका था? महपति शाह का। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन याद कर लेना है, जो जो महपति था इसको कहा जाता था गर्व भंजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन दो क्वेश्चंस में काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि किसे गर्व भंजन कहा जाता है और किसे गर्व भंजक कहा जाता है। ये जो नौ और कौ का कंफ्यूजन है एग्जाम में काफी ज्यादा दिक्कत करता है। तो ये हमें याद कर लेना है, जो महपति शाह था इसको कहा जाता था गर्व भंजन। और जो इसका सेनापति था माधो सिंह भंडारी, जो किससे जुड़े थे? मलेथा की गूल से जुड़े थे। तो ये उसके लिए इनका नाम मोस्टली फेमस है। तो इन्हें कहा जाता था गर्व भंजक। ये दो चीजें याद रख लेना। इस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नक्कटी रानी शासन कर रही थी। तो नक्कटी रानी के जो मतलब उसके रूप में किसे जाना जाता था? तो वो थी, कौन थी? किसकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी? पृथ्वीपति शाह की। क्योंकि जब ये मतलब गद्दी पर बैठा तो ये काफी छोटा था, तो उसके संरक्षिका के रूप में कौन थी? रानी कर्णावती थी, जिसे गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। अब इसे गढ़वाल में नक्कटी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि जब शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने यहाँ पे हमला किया था, तो नवाजत खान ने इसमें हमला किया था, तो इसने उन्हीं के सैनिकों को पकड़कर उनकी मतलब कि उनके सैनिकों की नाक कटवा दी थी, जिस कारण कि इसे गढ़वाल के इतिहास में से नक्कटी रानी या नाक कटने वाली रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि सिख गुरु रामराय को जमीन देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? तो जो सिख गुरु रामराय थे उन्हें देहरादून में जमीन दी थी किसने? फतेहपति शाह ने। तो अभी हाल ही के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो देहरादून में फतेहपति शाह ने सिख गुरु रामराय को जमीन दी थी, तो उन्होंने कितने गांव दिए थे? तो जो फतेह शाह ने थे 3 गांव दिए थे। और वो 3 गांव कौन से थे? वो थे राजपुरा, चामासारी और खुड़बुड़ा। राजपुरा, चामासारी और खुड़बुड़ा, ये 3 गांव किसने दिए थे? कितने गांव दिए थे? 3 गांव दिए थे। नाम आप लोग नोट कर लेना, राजपुरा, चामासारी और खुड़बुड़ा। ये 3 गांव दिए थे परमार शासक फतेह शाह ने सिख गुरु रामराय को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।